वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, मैं मुकेश सिन्हा आरा नमा की टीम के साथ फिर से एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे इंसान, एक ऐसी शख्सियत से आरा में मिलने वाला हूं, आप लोग को मिलवाने वाला हूं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक ऐसी शख्सियत की मालिक है, जो कि हम आप एक दूसरे से भले ब्लड का रिलेशन ना हो, लेकिन ब्लड का रिलेशन इन द सेंस कि हम वहां पे हर समय इंसान को जरूरत पड़ती है। तो सी इज नन अदर देन, हर नेम इज डॉक्टर विभा कुमारी। सी इज द secretary of Ara Red Cross Society, and she is a very good human being. So put your hands together. I'm just inviting मैम, विभा मैम। सो विभा मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हम चैनल पे। तो विभा मैम के बारे में मैं क्या ही बोलूं, चूंकि वर्ड्स नहीं है इनके बारे में, इनकी जुबानी ही सुनेंगे हम लोग, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो मैम, आपसे पहला मेरा एक पब्लिक के लिए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई जीवनी की, कैसे आप यहाँ तक पहुंची अभी तक? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रद्युम्न प्रसाद, माता श्रीमती नंद किशोरी देवी की मैं तीसरी संतान। अच्छा। हम 7 बहन और 2 भाई, 9 में मैं तीसरी संतान हूँ। बाल्यकाल में ही मेरी माता जी का देहांत हो गया और मेरे पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो लगातार हम लोगों का ट्रांसफर होता रहता था। सारे भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे, तो एक तरह से समझिए कि मेरी पारिवारिक या सामाजिक जीवन दोनों खुला मिला है। और वहीं से मेरी शुरुआत हुई, जब मैंने अपने छोटे भाई बहनों को उठाकर यही संकल्प लिया कि पहले मैं इनको पालू पोसूं, अपनी पिता की गृहस्थी को संवारूं, उसके बाद अपने बारे में। ये बहुत बड़ी बात मैम ने बताई कि इनकी स्ट्रगल या फाइट कर सकते हैं जीवन के प्रति शुरुआत से ही है, बचपन से ही है। जैसे इन्होंने बताया कि अपने भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो मैम, आप अपनी जीव का मतलब अपनी एजुकेशन को और अपनी चीजें कैसे कर पाई इतना स्ट्रगल करने के बाद? जब मैं 9 साल की थी तो मेरी माताजी का देहांत हुआ था और हम लोग तब आरा में ही रहते थे। मेरा ननिहाल, मेरा ददिहाल सब कुछ यही है। ननिहाल बाबू बाजार आरा, ददिहाल ग्राम पोस्ट बड़का डूंगरा, गांगी उस पर है जी। तो एक दिमाग में यही बात आई, हालांकि वो तो बहुत बचकानी उम्र थी, फिर भी दिमाग में ये आया कि जब छोटे छोटे भाई बहन बिलखते थे, पिताजी को हताश दिखते थे, घर में नौकर चाकर हर चीज की सुविधा थी, पर नानी ने शुरुआती दौर में हम लोगों को पाला और उन हम सबके पालन पोषण में जो कठिनाई हुई, उसको देखते हुए मेरे मन में ये इच्छा शक्ति मेरी बढ़ी कि मुझे इसको सपोर्ट करना है, मुझे अपने पिता और भाई बहनों को सपोर्ट करना है जी। उस दौरान मैं कक्षा 7-8 में ही थी, 7 में थी या 8 में, ऐसी मुझे ठीक से, मतलब उस समय आपका 10वीं भी कंप्लीट नहीं था? 10वीं कंप्लीट नहीं था। और चूंकि हम लोग 7 भाई बहन थे, तो मुझसे बड़ी 2 बहनों की शादी बहुत ही छोटी अवस्था में पिताजी ने कर दी। बड़ी दीदी की शादी 17 साल में और उससे छोटी वाली की 15.5 साल में। तब मेरा नंबर आया, उस समय मैं इंटर में पढ़ती थी और तब मैंने जब विद्रोह किया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, तो घर में भूचाल आया कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले ये बहुत बड़ी बात थी कि एक लड़की जो थोड़ी शुरू से उदंड, दूसरों की नजरों में उदंड थी, पर मैं कुछ कुरीतियों को तोड़ने वाली थी शायद, विद्रोही मतलब। हाँ, तो लोगों को लगता था कि इसको मना किया जाता है कि साइकिल मत चलाओ तो ये चलाएगी, पतंग मत उड़ाओ तो उड़ाएगी, लड़कों की तरह कंपटीशन करती है, तो ये थोड़ी उदंड हो चुकी है, शायद इसका कुछ गलत मोटिव है, इसलिए ये शादी नहीं करना चाहती है। फिर मुझे मेरे पिताजी और मेरे मामा, जिनकी कोई संतान नहीं थी, वो मेरे गॉडफादर थे, बहुत स्नेह उनका प्यार मिला है। तो उन दोनों ने मुझसे बुलाकर जब पूछा और जब मैंने सारी बातें बताई, भाई बहन छोटे हैं, घर कौन देखेगा, पापा ट्रांसफर पे रहते हैं, मैं पढ़ने के साथ साथ ये भी करूंगी, तो पढ़ाई कैसे होगी? मैंने कहा मैं पढ़ लूंगी, रात में जाके, लेकिन मुझे ये करना है। उस दिन मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे मामा ने पापा से बस इतना कहा कि इसको पढ़ने दो, छोड़ दो इसको बांधने की जरूरत नहीं है। और मेरे पिताजी ने कहा कि जा, तुझे आजाद किया, बस इतना मजबूत बनना कि कोई वार करे तो उसका हाथ टूटे, तुम्हारा नहीं, और मेरी पगड़ी को कभी झुकने मत देना मेरे से। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही मैम ने। और वो दिन आज का दिन उस अदृश्य अनुशासन में मैं आज भी बनी। बहुत बड़ी बात, दर्शकों हमें सीखना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों से। अच्छा, फिर आप सामाजिक स्तर पे जुड़ती गई और समाज को एक तरह से, आज तो आरा में बहुत सारे ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हैं जिसके नाम ही काफी है, तो इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? पिताजी का ट्रांसफर होता रहता था और जहाँ भी मेरे पिताजी जिला के एक वरिष्ठ अधिकारी होते थे आयकर विभाग में, तो कुछ उनके भी सामाजिक दायित्व हुआ करते थे। तो छोटी अवस्था से ही मैं उनके साथ जाया करती थी, देखा करती थी। इसमें 2-3 घटनाएं मैं आपको बताना चाहूंगी।
एक घटना मुंगेर में जब हम हमारे पिताजी की पोस्टिंग थी तो भयानक अर्थक्वेक आया था, भूकंप। उस दौरान बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने मदद की ऑफिस के द्वारा पर्सनली या एक टीम बनाकर। तब मेरी अवस्था, तब मैं पीजी में पढ़ा करती, पीजी पास कर चुकी। अच्छा। तो वो एक जिल था कि चलो लोगों को जो जरूरतमंद है उनको कैसे मदद की जाती है, वो एक देखने को, सीखने को और उनकी तकलीफ से जुड़ने को मौका मिला। और दूसरी घटना हुई राम एक बात मैं आपको रोकना चाहिए, मदद करने की इच्छा इनकी शुरू से थी। आप देखेंगे इनकी जीवनी को, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर इन्होंने मदद किया, अब मदद करते ही आ रही है। हम 1988 में पहली बार तो भूकंप आया, वो हम लोगों ने झेला मुंगेर में। और दूसरी बार जो घटना, जो सबसे ज्यादा हृदय विदारक घटना हुई, उस चीज को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, वो भागलपुर का दंगा था। उस दंगे के दौरान पिताजी की इच्छा शक्ति और उनकी सेवा की भावना और एक अफसर को अपने पर्सनल इमोशन को कैसे दिखाया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, वो दोनों कुछ मैंने देखा। कि हम लोग जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ लोग थे, उनको बचाने के लिए वो सामने एकदम खड़े हो गए कि जो शरण में आता है चाहे वो कोई भी हो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो ये एक भावना आई और वो तकलीफ, वो हृदय विदारक घटना, वो हाहाकार, वो सब कुछ। तब मैं कुछ कुछ लिखा करती थी पेपर में, मैगजीन में, तो मैंने लिख करके भी धर्मी को भेजा था। छोटी छोटी जो अनुभव होते हैं। मैम अगर कुछ याद आ रहा है तो उससे दर्शकों के लिए कुछ, अगर उस तरह का कुछ भी आपको अभी जेहन में है तो। अभी जेहन में ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक हाहाकार था। लोग गाजर मूली की तरह कट रहे थे, हम अपनी जाति, अपने धर्म को भूल चुके थे। सिर्फ एक आक्रोश था एक दूसरे के प्रति और एक हिंसक क्रूरता थी, उसको मैंने बहुत नजदीक से देखा। और वहां से मेरे अंदर फिर सेवा भावना अंदर में थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम। और उसी दौरान मैं मदर टेरेसा से मिली। अच्छा। बाबा आमटे से मिली। अच्छा। मतलब एक मदर टेरेसा से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब सामने सामने मिली थी या? तब मैं टूर पर गई हुई थी, तो ऑफिशियल टूर जब पापा को मिलता था, वो तो संत पुरुष थे, कहीं जाते नहीं थे। मैं बड़ी थी, मुझे ही ऑफिस के लोगों के साथ जाते थे। तो घूमने के क्रम में कलकत्ता निर्मल हृदय में जब मैं उनसे मिली, तो उन्होंने, मतलब एक तो किसी के बारे में सोचिए तो वो अच्छा लगता है सुनना, पढ़ना, और सामने प्रत्यक्ष देखना तो बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे गालों को छू करके केवल ऐसे माई चाइल्ड, माई चाइल्ड, और मेरे आंखों से जो आंसू निकले वो मुझे नहीं मालूम क्यों निकले, क्यों निकले। अच्छा। पर वो एक व्यक्तित्व ऐसा था जिसका ऑरा ऐसा था कि वो लगता था कि अपने अंदर घुसा ले या उसमें घुस जाए, खुद उसके आत्मसात कर ले, सीधा शब्द बोले तो। फिर आने के बाद जब मैं पिताजी के पास बैठी थी तो उनको मैंने बताया कि आज मैं मदर टेरेसा से मिल के आई हूँ, ऐसा लगा पापा। तो मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर मेरे पिता है। बहुत कठोर आलोचक थे और एक तरह से बहुत मार्गदर्शक भी थे। तो मैंने जैसे जैसे अपनी बातें उनको बतानी शुरू की, यहाँ उनसे मिले, वहां उनसे मिले, ये देखा वो देखा, मैं भी ऐसा करूँ। लेकिन सुनो, नकल किसी की नहीं करना, तुम सबसे मिलो, सबसे सीखो, लेकिन 3 चीजों को याद रखना। अगर एक तुम औरत हो तो अपने अंदर के स्वाभिमान को जिंदा रखना, ठीक रानी लक्ष्मीबाई की तरह। ये मेरे पिता के शब्द हैं। अच्छा। अपने अंदर के प्रशासक को जीवित रखना, क्योंकि वो जानते थे कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ, बराबर एग्जाम दे रही हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह। वो अच्छी थी या बुरी थी वो बात की बात है, पर एक प्रशासक के रूप में वो बहुत सफल थी, लौ महिला थी। और एक ममतामयी माँ की तरह जो मदर टेरेसा थी। इन 3 औरतों के गुणों को तुम कभी भूलना मत और स्वयं सिद्ध बनना। ये स्वयं सिद्ध बनना उनका जो एक मंत्र था। तो जब मैंने अपना एनजीओ स्टार्ट किया, मेरी संस्था का नाम स्वयं सिद्धा पड़ा जी। 1998 में मैंने अपना खुद का एनजीओ शुरू किया जी, महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को लेकर के, और मैंने अपनी संस्था का नाम पिताजी का दिया हुआ स्वयं सिद्धा रखा। ओह वेरी नाइस। रेड क्रॉस में कैसे जुड़ी? स्वयं सिद्धा के दौरान यहाँ पिताजी मेरे रिटायर हुए करीब 90 में, 91 से हम लोग फिर अपने नेटिव प्लेस में आगे सेटल हुए। और धीरे धीरे भाई बहनों की शादी होती गई। मेरी सबसे छोटी बहन की शादी 97 में हो गई। केवल 2 भाई बचे थे, तो लड़कों के लिए उतनी चिंता नहीं रहती है, लड़कियों के लिए रहती है कि वो अच्छे घरों में चली जाए। तो 98 में मैंने स्वयं सिद्धा बनाया जी। सोचा कि जब अब परिवार का दायित्व पूरा होने को है तो अब समाज के प्रति अपना योगदान। मुझे लगा कि समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियों को निभानी चाहिए। क्योंकि विवाह न करने का मेरा फैसला अटल था, क्योंकि मुझे लगता था पिताजी हार्ट के पेशेंट है, तो मैं इनकी देख रेख करूं, मेरे बाद कौन देखेगा। एक भावनात्मक थोड़ा लगाव था। दूसरा, एक दृढ़ निश्चय हो चुका था कि अब मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो विवाह के प्रति कोई खास आकर्षण भी नहीं था। तो मैंने अपनी संस्था को जन्म दिया। जब संस्था मेरी बनी तो यहाँ हम लोग जब स्थापित हो गए आरा में,
तो जितने पिताजी के पुराने मित्र थे, श्री देशमुख साहब, पदमराज जी, इन लोगों के बीच हम लोगों का उठना बैठना होता था। उस दौरान 2002 में पदमराज भैया, आज भी मैं उनको भैया कहती हूँ, तो उन्होंने मुझे रेड क्रॉस का मेंबर बनाया। अच्छा। और मेंबर बनने के साथ मैं वॉलेंटियर बनी। अच्छा। 2002 से मेरी रेड क्रॉस की जर्नी। 2002 से अभी तक रेड क्रॉस की जर्नी जी। है और बहुत सारे लोगों से आप मिली, क्या क्या सीखा आपने? जी, सबसे पहले तो मैं अपने संसिधा के दौरान जो मैंने सीखा, मेरे गुरुदेव डॉक्टर एम.एस. आलम, सीनियर साइंटिस्ट CSR IR के, उन्होंने मुझे माइक पकड़ना सिखाया, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। मैं थोड़ी शाई नेचर की थी, इतना अच्छा। खुला व्यक्तित्व नहीं था, सोच मेरी बहुत व्यक्तित्व थी, पर मैं बहुत समझ के बोला करती थी, पब्लिक में बहुत ज्यादा घुसती नहीं थी। उन्होंने मेरे हाथ में माइक दिया, मुझे पब्लिक से फेस करना सिखाया, मुझे एक ट्रेनर के रूप में डेवलप किया। अरे वाह। सच पूछिए तो वो मेरे पिताजी के बाद सबसे बड़े मेरे मोटिवेटर और मेरे गुरु हैं। मैं हमेशा उनके चरणों को स्पर्श करके कोई भी नया काम शुरू करती हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को डेवलप किया, दो लोगों को मैं मानती हूँ कि एक तो मुंगेर का इंटरनेशनल स्कूल ऑफ योगा मेरे व्यक्तित्व को बदलने में सहायक सिद्ध हुआ, और मेरे सार्वजनिक व्यक्तित्व को, मेरे आंतरिक व्यक्तित्व को स्कूल ऑफ योगा में परिवर्तन मिला, और मेरे सार्वजनिक व्यक्तित्व को डॉक्टर एम.एस. आलम ने बनाया। ये दोनों मेरे गुरु हैं, और मैं हर मुश्किल समय में इन लोगों को याद करती हूँ। बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैम, ये बताइए कि इतने लोगों के साथ आप एक पब्लिक पब्लिक मतलब पब्लिकली आप पब्लिक की ही हैं, एक तरह से बोला जाए तो ऐसे संस्था से जुड़ी हुई हैं, लाखों करोड़ मतलब अभी तक लाखों लोगों से आपका तब तक के अभी तक में कैसे हैंडल करती है? क्योंकि प्रेशर भी आता होगा, कभी अच्छे स्मूथ टाइम भी आते होंगे, कभी नॉर्मल होता है, कभी कभी लोग उद्दंडता भी करते होंगे, कैसे कैसे हैंडल करती है? देखिए, ये एक ऐसी जगह है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस तो सच पूछिए तो सेवा के लिए ही बना है, मानवता की सेवा के लिए। और इस रेड क्रॉस का सबसे बड़ा काम डिजास्टर है, सबसे बड़ा काम। युद्ध में जो घायल हुए या अप्राकृतिक आपदा में जो लोग विचलित होते हैं, घायल होते हैं, उनकी मदद करना। समय के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये ब्लड बैंक से भी जुड़ा, क्योंकि ये महसूस किया जाने लगा कि बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे लोगों की मौत जो होती है वो अज्ञानता के अभाव में, रक्त की कमी के कारण होती है। तो भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार ने भी जब इसको फोकस किया, तो हमारे रेड क्रॉस में भी ब्लड बैंक की स्थापना हुई। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, इस क्षेत्र में विभिन्न तरह के लोग आते हैं, जो कुछ तो द्रवित होके आते हैं, कुछ लोग रौब दिखाते हैं, कुछ लोग अपने आप को एक तरह से समझिए कि गुंडागर्दी पर उतर के आपको धमकाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हो, चाहे यहाँ के लैब टेक्नीशियन हो, कहीं ना कहीं हम लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। साम दाम दंड भेद चारों को अपनाना पड़ता है। जिसको प्यार की जरूरत है उसको प्यार से समझाइए, जो धमकाने की कोशिश करे उसको धमकाइए मत, पर उससे डरिए मत। एक बार आप डर जाएंगे तो लोग बार बार डराना शुरू करेंगे। और ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सेवा का स्थान है, यहाँ अनुचित लोगों का प्रवेश न हो, अनुचित तरह के क्रियाकलाप। तो हम लोग एक तरह से समझिए कि सब कुछ मिला जुला के चलते हैं, क्योंकि बड़े शहरों की बात छोड़ दें, हम लोग लोकल हैं, छोटे शहर के रहने वाले हैं, एक तरह से गांव कस्बे के लोग आते हैं जो सिर्फ प्यार के भूखे रहते हैं। जी जी, सही बात। और दिशा निर्देश और अज्ञानता के अभाव में उच्छृंखल भी होते हैं। तो वैसे लोगों को समझदारी से टैकल करना। अच्छा ये बताइए कि सिंगल वुमेन है आप, इसको समाज में कैसे आप देखती है? क्योंकि फाइट करना, स्ट्रगल करना सिंगल वुमेन के लिए भी बहुत, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ये समाज सिंगल वुमेन को भी सही तरीके से जीने नहीं देता। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। सबसे पहले तो परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैंने जो निर्णय लिया, अगर मेरे पिताजी ने सपोर्ट नहीं किया होता, अगर मेरे बहन बहनोई ने, सब मुझसे छोटी बहनों की शादी मैंने खुद की, तो वो एक परिवार को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए कि व्यक्ति जो सिंगल रहना चाहता है, वो मेल हो या वुमेन हो, कोई नहीं, पुरुष हो स्त्री हो, कोई मायने नहीं रखता, उसकी सोच क्या है, वो करना क्या चाहता है। और अगर उसका सोच सही है, अगर वो कुछ अपने आप को स्थापित करना चाहता है, समाज को कुछ देना चाहता है, तो सबसे पहले परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और मेरी लाइफ में मेरे परिवार ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, और सच में कहूँ, मेरे स्त्री मित्रों की संख्या बहुत कम है, मेरे पुरुष मित्र ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि मुझे जो भी मिले एक मोटिवेशन के रूप में मिले। हार्म करने की कोशिश की गई, हर एक औरत को हार्म करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, बाहर हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाली हो, चाहे वो IAS अफसर। लेकिन वहां उसका स्वयं का सोच और व्यक्तित्व काम आता है कि आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं।
अगर आप अपने आप को एक संतुलित व्यक्तित्व, एक अनुशासन व्यक्तित्व के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो आपका इस्तेमाल कोई नहीं कर पाएगा। सामने वाले को रिस्पेक्टफुली आप मना कीजिए, या फिर जब नहीं माने तो फिर थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिक्ट भी होइए। स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन हर वक्त किसी को नीचा भी मत दिखाइए। पिताजी मेरे एक बात और कहा करते थे कि हम लोगों का जो समाज है पहले मातृशक्ति के रूप में था, लेकिन बाद में बहुत सारे ऐतिहासिक परिवर्तन के बाद ये पुरुष सत्तात्मक समाज हो गया। तो महिलाएं बहुत मजबूत होती हैं भावनात्मक रूप से, और पुरुष कमजोर होते हैं, इसलिए उनके ईगो को ठेस न पहुंचाओ। उनसे एक कदम पीछे चलो या साथ चलो, आगे मत भागो, देखो तुमको रास्ता मिलेगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेरी सफलता का यही सब कारण है। पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो कि सीखने वाली है, आपको भी, हमें भी, हर इंसान को सीखना चाहिए ऐसी ऐसी बातों पे। अच्छा, मैं एक बात और भी पूछूंगा कि जैसे कि वैसी महिलाएं, वैसी लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो कि सिंगल हैं, या जो कि समाज में लड़ के आगे बढ़ना चाह रही हैं, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, समाज सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है, या उनको उड़ने के मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों की, ऐसी लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनको अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करना चाहिए। पहली कोशिश कीजिए कि आप अपने माता पिता को अपने विश्वास में लें, किसी भी तरह का दुराव छिपाव न करें। बहुत सारी चीजें हैं समाज में, आजादी का मतलब उच्छृंखलता हो गया है। तो अगर 10 में से 2 बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके कदम को रोक दिया जाता है या रोकने की कोशिश की जाती है उन 8 बच्चियों की श्रृंखलता के कारण। तो पहले माता पिता का विश्वास जीतिए। अगर माता पिता का विश्वास मिल जाता है तो आप कुछ भी करने में समर्थवान है। अगर फिर भी वो नहीं आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, फिर भी अपने स्ट्रगल को आप बनाए रखिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, पर स्वयं को डिसिप्लिन में रखिए। जी, एक अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो आपके व्यक्तित्व में सबसे बड़ा सहायक होता है, वो सारी बाधाओं को दूर कर देगा। जी, अब हम मैम के साथ एक रैपिड फायर गेम खेलेंगे। रैपिड फायर उसी तरह से होगा, क्वेश्चन रहेगा, मैम को तुरंत रिवर्ट बैक करना पड़ेगा, उसमें टाइमिंग है, तो आप भी इंजॉय कीजिएगा, देखिएगा कि मैम कितनी, मतलब मानसिक स्तर पे कितनी स्ट्रांग है और कितने सही तरीके से जवाब देती हैं, और सब मिलकर हम लोग एंजॉय करेंगे। मैम, आपको बस सोचने का समय नहीं मिलेगा, जितना क्वेश्चन पूछा जाए आपको तुरंत जवाब देना है, ठीक है? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ रैपिड फायर। आपका कौन ऐसा प्लेस है जहां पे आप जाना पसंद करेंगे विश्व में कहीं, कोई भी? कश्मीर। मैम कश्मीर जाना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन है, आप अगर गर्ल के रूप में जन्म नहीं ली होती तो क्या आप चाहती हैं कि पुरुष के रूप में जन्म लेती और आप जिस पोजीशन पे हैं आज उस पोजीशन पे होती? मैं हमेशा गर्ल के रूप में जन्म लेना चाहूँ। क्यों? मतलब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, करने को काम बहुत कुछ मिलता है। और आप में बहुत सारे गुणों का विकास हो, समावेश हो, समावेश। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी अपनी प्रतिद्वंदी किसे मानती है? मैं स्वयं हूँ। मैं अपनी प्रतिद्वंदी स्वयं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा परिस्थितियों के कारण, या चाहे जो भी समझिए, थोड़ा आक्रोश ज्यादा है, और उस आक्रोश को कम करने के लिए मैं अपने आप से फाइट करती हूँ, स्वयं से फाइट करती हूँ। अगर ईमानदारी को डिफाइन करना हो आपको एक शब्द में, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे, क्या कहना चाहेंगे ईमानदारी पे? अपने काम को निस्वार्थ भाव से कीजिए, लाभ हानि से परे। वाह, वेरी नाइस। लास्ट बट नॉट लिस्ट, देखते हैं कि मैम का हाजिर जवाबी तो जबरदस्त है, आप भी इंजॉय करेंगे इसको। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो सबसे पहला 3 काम क्या करेंगे? बीइंग ए प्रधानमंत्री, सबसे पहला काम मैं ये करूंगी कि जाति और धर्म को हटाएं। अच्छा, जाति रहित और धर्म रहित अगर समाज होगा तो कभी भी द्वेष नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि इस समाज में हर एक वर्ग का, हर एक क्षेत्र का और हर एक जाति का योगदान है, चाहे वो मुस्लिम हो, हून हो, विदेशी आए हो या देसी आए हो, आप किसी को अलग नहीं कर सकते। हमारे साहित्य में भी उर्दू, फारसी और हिंदी और संस्कृत सभी का समावेश है, साथ में इंग्लिश का भी समावेश है जी। तो धर्म और जाति से परे। दूसरा क्या करती? 3 बताना है आपको। 3 दूसरा मैं करती कि बराबर का अधिकार देती स्त्री और पुरुष दोनों को। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, 50% ये किसी भी चीज का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जिसमें योग्यता हो उसको आगे बढ़ने का, चाहे वो। अच्छा, तीसरा पॉइंट, दूसरा वो बोल चुका है, तीसरा
तीसरा क्या करना चाहेंगे? वो तो हो गया। शिक्षा को सुधारना चाहिए। अच्छा, शिक्षा को सुधारें। शिक्षा में बहुत सारे मतलब स्टेयर बने हुए हैं बड़े लोगों के लिए, इंग्लिश स्कूल, कॉन्वेंट है। फिर आप देखें कि हमारे जो सरकारी विद्यालय है उनकी जो दुर्गति है, तो ये शिक्षा का स्तर अगर सुधर जाएगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप सुधर। जी, तो देखा कि कितनी हाजिर जवाबी है और हाजिर जवाबी के अनुसार आपको क्वेश्चन का आंसर दे रही हैं, आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक परिवर्तन बहुत ज्यादा हो चुका है और मेरी जो सोच है, हमारे समाज में जो हमारे टीनेजर्स है, युवा वर्ग जो है, वो दिग्भ्रमित हो चुका है जी। 10% सही है, 90% हमारे युवा वर्ग दिग्भ्रमित है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। तो बस सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे पहला मेरा एक मतलब कृपापूर्ण निवेदन होगा माता पिता से कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा, घर की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा होती है, बेटा हो या बेटी दोनों को समान रूप से एक नैतिक शिक्षा जरूर दें, जिससे कि समाज में हम लोग समतामूलक समाज बना सकें। कहीं औरतों के साथ रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बच्चियां जो हैं अनावश्यक कपड़े पहन के घूमती हैं। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमारे बच्चे अपने आप अपने व्यक्तित्व को बना सके, यही मेरा मैम, आपसे एक सीखने वाली बात जो कि लोगों को सीखना चाहिए, उसको आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपसे कौन सी ऐसी चीज है लोग सीखें? समय की पाबंदी और कर्तव्य निष्ठा। समय के अगर आप पाबंद रहेंगे तो आप जीवन में कभी हार नहीं सकते। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है आपको सफल बनाने के लिए, और अपने कर्तव्य से कभी मत चूकिए। तो दर्शकों, आप जरूर देखेंगे कि इतनी आसानी से चीजों को हैंडल करना मैम से सीखा जा सकता है। बहुत सारी चीजें जो कि आपको वीडियो में दिखाई देगी, अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये आरा की रहने वाली है, आरा में इनका जन्म हुआ है, सब चीज आरा में हुआ है। तो आपको ऐसी शख्सियत से मिलके बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। और मैं मैम की उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा प्लानिंग कर रखा। अभी तो ये रेड क्रॉस में है, बहुत कुछ करना बाकी है, तो आगे की चीज है। एक चीज उस पर भी पूछ लेना चाहूंगा कि मैम आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मेरी बहुत बड़ी इच्छा है और बहुत पुरानी इच्छा है कि वृद्धाश्रम बनाने की। आप देखते हैं माइक्रो परिवार जब से होते चले गए, घर में बुजुर्गों का मान सम्मान कम होता चला गया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं खुद अपनी बात कहूँ, मेरे पारिवारिक दायित्व 2009 में समाप्त हो गए, सारे भाई बहनों की शादी ब्याह करके मैंने अपने घर को खुद छोड़ दिया। अपनी पिताजी ने जो मेरे नाम से संपत्ति रखी हुई थी उसको मैंने अपने दोनों भाइयों में बराबर बांट दिया, क्योंकि दोनों को मैंने पुत्रवत पाला है और ना तो कोई मेरा आगे का पुत्र है, ना कुछ, ये समाज ही मेरा अपना है। इसलिए मुझे किसी भी तरह का एक ये नहीं है कि धन चाहिए या ये चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक छोटा सा आश्रय ऐसा जरूर हो जहां पर ऐसे लोग जिनको अपने परिवार में सम्मान नहीं मिलता वो आकर रहें, उनको जीवन के अंतिम क्षण में, उनके चौथे स्तर के जीवन में, 60 साल के बाद के जीवन, मैं खुद 60+ हो चुकी हूँ, तो एक उनको खुशहाल जीवन मिले और वो परमात्मा का नाम लेते हुए ऊपर जाए, खुशी से जाए। और जो बच्चे अपने माता पिता को छोड़ दे रहे हैं वो उस चीज को ग्लानि अनुभव करे कि हाँ, जीने कहाँ उनके माँ बाप को दिए। एक वृद्धाश्रम हर एक जिले में सबकी सहयोग से बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आसपास जब नजर घुमाते हैं तो हम तो ठीक है चलिए, लेकिन हमसे भी आगे बढ़ के देखिए तो हमसे भी उम्र दराज लोग जिनको कोई दवा नहीं देने वाला, कपड़े नहीं देने वाले, उनकी तकलीफ को बांटना और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, सबसे अंदर उनके अंदर सेवा की भावना। जी जी जी। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने वाली बात है, और बहुत लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी कितना उम्दा काम कर रही है हमारे जीवन को संचालित करने के लिए। क्योंकि ब्लड की जरूरत सबको है, हम उसी पे चल रहे हैं। तो सोचिए कि योगदान कितना महत्वपूर्ण है। लोग काम करने वाले हैं जो कि यहाँ पे किसी तरह का बाहरी इनकम का सोर्स नहीं है। लोगों की सहभागिता इसमें सिर्फ इसलिए है कि वो कुछ करना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं। तो सोचने की जरूरत है, आप भी जरूर सोचिएगा।